हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आप सभी प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत है इस चैनल पर। और आप सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कोई ऐसा फॉर्म डाल रखा है, चाहे वो लेखपाल का हो और सहायक परिचालक का हो या पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। आप पूरी वीडियो को देखिए और इसमें जो टॉपिक पढ़ाया गया है वहां से हर जो परीक्षाएं मैंने बताई वहां पर 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने इसके पहले आपको समास टॉपिक में समास की परिभाषा, समासिक पद, समास विग्रह और साथ ही साथ मैंने आपको इसके पहले की जो वीडियो है वहां पर मैंने अविभाव समास, तत्पुरुष समास, ये दोनों समास भी पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको यहाँ का बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। और एक बात मैंने अभी ज्यादातर मैं सबसे ज्यादा बच्चों सुना, सर जी एग्जाम कब होगा, सर जी लेखपाल का एग्जाम कब होगा। देखो, लेखपाल का एग्जाम बिल्कुल फॉर्म पड़ा है, एग्जाम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और वही बच्चे ज्यादा पूछते हैं जिनकी अभी अपनी तैयारी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आप पहले तैयारी पूरी कर लो। आप ये देखिए कि आप क्या जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि नहीं है। अब तैयारी है नहीं, लेकिन एग्जाम की डेट पूछना, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो एग्जाम की डेट पूछते हैं, वो सोचते हैं हम 10 दिन पहले तैयारी कर लेंगे। तो सर ऐसा नहीं, आप पहले पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मैंने जो बच्चा देखा जो बढ़िया तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी है, वो कभी नहीं पूछता सर एग्जाम कब होगा। पूछेगा तो कभी कभी पूछेगा, वो सोच रहा है कि मुझे और टाइम मिल जाए, इस तरह से मैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी बढ़िया करते रहो। आप एग्जाम का टेंशन ना लो, एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, और 6 से 7 साल बाद वैकेंसी आई है, पेपर भी नॉर्मल नहीं होना है, पेपर अच्छा खासा होगा। और कंपटीशन भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंपटीशन होगा। तो तैयारी बढ़िया रखो, जबरदस्त रखो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, हम लोग समास को पढ़ रहे थे। अब समास में मैंने आपको 2 समास पढ़ा दिए हैं। आज एक समास को मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 समास आपको आज मैं पढ़ा दूं अच्छे तरीके से। आप सभी ने पिछले वीडियोस अगर देख लिए हैं या नहीं भी देखे, उनको देखें, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समास के विषय में बताया गया है। देखिए, आज जो हम समास पढ़ेंगे वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दीजिए। कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होता है जरा देख लीजिए। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, क्या प्रधान हो, उत्तर पद। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखें जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, और साथ ही साथ एक बात और, उत्तर पद प्रधान होगा लेकिन पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष हो। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सर याद रखनी है। ठीक है, विशेषण विशेष हो। अब विशेषण विशेष हो, विशेषण विशेष का संबंध हो सर, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास होता है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो। अब आप सोच रहे हैं सर जी विशेषण विशेष क्या है। देखो, सीधी सी बात है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता करने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं विशेषण। विशेष से कौन होते हैं, विशेष संज्ञा सर्वनाम है भाई, विशेषता हम जिसकी करते हैं वही विशेष से है। ठीक है, मैंने सीधी सी बात एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा नील कमल। अब कमल की विशेषता है क्या है, नीला है, तो नील शब्द क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष है, क्योंकि मैंने विशेषता किसकी बताई है, कमल की बताई है। तो जिसकी विशेषता की जाए वो विशेष है और नील शब्द क्या है, वो विशेषण है। ठीक है,
तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिनकी विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही साथ एक बात और भी सर आप याद रखेंगे, उत्तर पद पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष संबंध होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। एक बात और दूसरी बात यहां पर देखो, मैं आपको नोट करके चाहूंगा कि आप एक दो पॉइंट नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस समास में तुलना का भाव होता है। जो कर्मधारय समास है इसमें सर किसका भाव होता है? तुलना का भाव देखने को मिलता है, तुलना का भाव। ठीक है, एक तरीके से तुलना की जाती है, तुलना का भाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक, अच्छी बात। और दूसरी बात देखो, दूसरा पॉइंट इसमें आपको मैं बता रहा हूं। देखो, इस समास में तुलना का भाव मिलता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप समास विग्रह करते हो, जो भी शब्द होगा, जो समासिक पद होगा, जब आप उसका विग्रह करेंगे, तो जब समास विग्रह करते हैं तो सीधी सी बात है, जो, रूपी, के समान आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, ठीक है, के समान, है, जो, रूपी शब्द निकलते हैं। ठीक है, शब्द निकलते हैं। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जो है, जो सबसे कंफ्यूजन जिसमें सबसे ज्यादा होता है संदेह, महादेव, मैंने एग्जाम्पल लिया महादेव। अब देखो, महादेव हम किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को भी बोलते हैं, लेकिन महादेव का अर्थ यह भी हो सकता है महान है जो देव। अब देखो, अगर आप इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध देखें तो ये कर्मधारय समास है। यदि यहां पर महा और देव को हम प्रधानता ना दे करके तीसरा पद प्रधान ले आए, अर्थात महादेव हम बोलते हैं श्री शंकर भगवान को, तो फिर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी आप अच्छे पचड़े में डाल रहे हो, एक बात बताओ, या तो बहुब्रीहि बताओ और या तो आप बताओ कर्मधारय बताओ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखो, महादेव ये तो अर्थ पर डिपेंड करेगा कि अर्थ आप कैसा निकालते हैं। ठीक है, यदि आप इसको सोचते हैं कि महान है जो देव, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं महादेव मतलब शंकर भगवान, तो ये फिर बहुब्रीहि हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूं, आप इसको कर्मधारय समास में ही पढ़िए कि महादेव, महादेव का मतलब है महान है जो देव, महान है जो देव। तो सीधी सी बात क्या हो गया? महादेव। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, नील गगन, नील गगन। देखो, नील गगन का मतलब है गगन, गगन माने आप सभी को पता है कि मिशन गगनयान, आप जीएस में पढ़ते हैं तो ये भी मिशन गगनयान जो है लॉन्च होने वाला है। तो मिशन गगनयान, तो गगन का मतलब आकाश, तो आकाश का रंग कैसा? नीला। तो देखो, नील क्या है? विशेषण है। गगन क्या है? विशेष्य है। तो जिसके विषय में विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, और नील क्या है? विशेषण है। तो नील गगन मतलब है कि नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। ठीक, तो देखो इनमें है जो ये शब्द निकल रहा है, और साथ ही साथ विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, ये दोनों संबंध भी मिल रहे हैं। तो पूरी तरह से समास कौन सा लगा देंगे सर? ये लगा देंगे हम कर्मधारय समास। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा महात्मा, महात्मा। अब महात्मा का मतलब क्या है? देखो, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो ये क्या हो जाएगा सर? महात्मा। तो यहां पर महात्मा का मतलब महाधन आत्मा, दो शब्द है सर, पूर्व पद है महा और उत्तर पद है आत्मा। तो महान है जो आत्मा, आत्मा महान है, तो आत्मा की महानता को इसमें बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात, महा शब्द है विशेषण और आत्मा है विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य का भी भाव है, और साथ ही साथ है जो शब्द बीच में आ रहा है, इसलिए ये फिर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल और बताता हूं, जैसे देखो मैंने कहा पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, ठीक है।
तो पुत्र रत्न का मतलब है, देखो आपने सर जी आपने बताया कि पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष होता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले विशेषण ही आएगा, ठीक है, पूर्व पद में पहले विशेषण ही आएगा या बाद में विशेष आएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे कि पहले उनमें जो है विशेष और बाद में विशेषण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पुत्र रत्न, तो पुत्र रत्न का मतलब है पुत्र रूपी रत्न, ठीक है। तो सीधी सी बात है पुत्र रूपी रत्न, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी समास जो है कर्मधारय समास है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको और बताता हूं जो आपको नोट भी कर लेने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा परमानंद, यहां पर मैं लिख रहा हूं परमानंद, ठीक है, परमानंद। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, परम है जो आनंद, ठीक है। पर्णकुटी, पर्णकुटी, ठीक है। पर्णकुटी का मतलब सीधी सी बात हो गया कि पर्ण पत्ते होते हैं, पर्ण रूपी कुटी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के हैं जो आप जो है कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया, देखो महादेव, नील गगन, महादेव, पुत्र रत्न, परमानंद और पर्णकुटी। मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं। देखो चल संपत्ति, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि चल संपत्ति है ना, चल संपत्ति क्या है, चल और अचल संपत्ति। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो वहां पर संपत्ति को चल संपत्ति अचल संपत्ति पढ़ा होगा। देखो चल संपत्ति क्या है, रुपया पैसा, ठीक है। हस्तांतरण, चल संपत्ति में हस्तांतरण की जो है हस्तांतरण पाया जाता है, यानी कि इसमें एक हाथ से दूसरे स्थान में चला जाएगा। लेकिन जो अचल संपत्ति होती है उसमें हस्तांतरण स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। हस्तांतरण तो हो जाएगा लेकिन स्थानांतरण नहीं होता है। अब जमीन है, आप किसी को लिखा देंगे तो ऐसा तो नहीं जमीन उठा ले जाएगा, जमीन तो वहीं रहेगी ना, बस केवल कागज का है। अब आप अपने नाम करा लिए तो एक तरह से हस्तांतरण हो गया लेकिन स्थानांतरण नहीं होगा। तो फिर मैं तो इकोनॉमिक्स भी बताने लगता हूँ बीच में, लेकिन आप इसको बुरा ना माना करें। तो फिलहाल देखो चल संपत्ति, चल संपत्ति का मतलब है चल रूपी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चलती है, ठीक है। तो चल संपत्ति ये सभी जो आएंगे किसमें आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसको, कई सारे जो है टीचर भी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, वहां पर आप देख करके इसको कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो किताबों का सहारा जरूर लो आप, किताबों से क्या है कि आप पूरी तरह से वहां पर ढूंढें। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। समझा दिया कैसे, देखो जिस समास में उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और उसके बाद क्या है, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो, है ना, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद क्या होगा कि इसमें एक बात और, इसमें तुलना का भाव, देखो तुलना ही तो है। नील गगन, नीला है जो गगन, अब गगन की तुलना, सीरीज बात, गगन कैसा है, नीला है, तुलना है एक प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद महादेव, महान है जो, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो एक तरह से तुलना का भाव ही है। महान कहना तुलना है, कोई इंसान छोटा है, बड़ा है, महान है, तुलना वाले ही तो शब्द है सभी, ठीक है। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास होता है, एकदम आसान है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार समझ गए होंगे और तैयार भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, उसको बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक। तो बहुब्रीहि समास को हम देखते हैं आखिर उसमें क्या है। देखो बहुब्रीहि समास आपने सुना भी होगा, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि ना ही पूर्व पद प्रधान ना ही उत्तर पद प्रधान। तो आखिर प्रधान कौन, तो प्रधान होता है इसमें तीसरा पद, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जिस समास में उत्तर पद पूर्व पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, तो पहली बात तो यही हम नोट करते हैं, जिस समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, जबकि समास विग्रह करने पर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, तीसरा पद प्रधान, ठीक है।
तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। आप कहेंगे सर जी आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें कैसे आप समझाएंगे? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा समास जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक, ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, पहले वाला भी पद और ना बाद वाला पद, दोनों प्रधान नहीं होंगे। आखिर फिर प्रधान कौन होगा? देखो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो जो अर्थ हमें मिलेगा उस अर्थ से ऐसा लगेगा कि नहीं ये किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा दे रहा है या तीसरे शब्द का अर्थ हमें दे रहा है, वही तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि तो को दशहरा होता है, आप उस दिन रावण को जलाते हैं, तो मैंने एक शब्द दिया दशानन। दशानन का मतलब 10 और आनन, आनन मतलब सिर, 10 तो आप जानते संख्या है, तो 10 आनन हैं जिसके। अब दशानन हम किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। तो यहां पर ना तो प्रधानता 10 की हुई ना तो आनन की हुई। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये द्विगु समास नहीं, द्विगु समास में संख्यावाची होता है लेकिन समूह का बोध होता है, लेकिन वहां तीसरे का भाव नहीं निकलता। यहां पर क्या है कि यहां पर 10 संख्यावाची है, आनन है, लेकिन तीसरा भाव निकल रहा है। भाई दशानन हम रावण को बोलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो उदाहरण आ जाइए हम लोग ले लेते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले हमने लिखा दशानन, चाक भी खराब, दशानन हमने लिया, दशानन। अब दशानन का मतलब है 10 आनन हैं जिसके, अर्थात कौन? रावण। ठीक, लंकापति रावण, इसको हम दशानन बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर ना तो 10 की प्रधानता है ना तो आनन की प्रधानता है, यहां प्रधानता किसकी निकल गई? रावण की। तो 10 और आनन के अलावा तीसरा प्रधान हो गया, और वो तीसरा कौन? रावण है। तो इसीलिए जब ऐसा कहीं पर देखने को मिल जाए तो वहां पर आप लगा देंगे बहुब्रीहि समास, ना कि कोई और समास, बहुब्रीहि समास लगाना है। तो 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन? रावण हो जाएगा। तो सर ये क्या है? दशानन। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, जैसे नीलकंठ। ठीक है, एक आपने टीवी में देखा भी होगा, ये सीरियल आता था शायद, नीलकंठ महादेव। ठीक, तो नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका। ठीक है, तो नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं, ये हम बोलते हैं शंकर भगवान को बोलते हैं। इसलिए नीलकंठ ये भी किस में आएगा सर? बहुब्रीहि समास में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, चतुर्मुख। ठीक, चतुर्मुख, चतुर्मुख का मतलब है कि 4 मुख। अब ऐसे कौन से देवता हैं जिनके 4 मुख होते हैं? तो यहां पर अगर इस तरह से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहां पर आपको लगाना है सर बहुब्रीहि समास। ठीक, तो चतुर्मुख होते हैं कौन? ब्रह्मा होते हैं। तो अब ज्यादा मुझे भगवान के विषय में नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक हूँ। पूजा पाठ में काफी मन लगता है, लेकिन रोज नहीं, थोड़ा पढ़ाई वगैरह से छुट्टी मिल जाती है तो कर लेता हूँ। ठीक है, तो चतुर्मुख का मतलब है 4 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन? ब्रह्मा। ठीक है, कि नीलकंठ मतलब नीला कंठ है जिसका मतलब क्या हो जाएगा? शिव। तो यहां पर देखो तीसरा पद प्रधान, इसमें कौन? रावण, इसमें कौन? शिव, और इसमें कौन? ब्रह्मा। तो यहां पर 2 पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान आ रहा है, तो यहां पर आप समझ जाइए सर बहुब्रीहि समास है, और कोई समास नहीं है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक अगला एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूं, जैसे इधर देखो, चक्रपाणी। चक्रपाणी का मतलब है, देखो एक होता चक्रधर, चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाले। अब चक्र को धारण करने वाले कौन थे? विष्णु भगवान। तो चक्रपाणी का मतलब है कि चक्र जिसके पास हो वो कौन होते हैं सर? वो कौन होते हैं? विष्णु भगवान होते हैं। तो चक्रपाणी हम किसको बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी। और बहुत सारे इसमें, जैसे मैंने कहा चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब है सिर पर चंद्र, भैया किसका? शिव भगवान, उनके जो है सिर पर क्या होता है? चंद्रमा लगा है, तो चंद्रमौली बोल देते हैं। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने दशानन आपको बता दिया, वैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और भी बता दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लेंगे। जैसे वीणापाणी, एक एग्जाम्पल, वीणापाणी किसको बोलते हैं? देखो वीणापाणी, अब ऐसी कौन सी देवी हैं जिनके पास वीणा है? तो वीणापाणी होता है सरस्वती माता। आप पढ़ते आए होंगे, शुरुआत से इस विद्यालय में सरस्वती माता की प्रतिमा लगी होगी,
या जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग मदरसे में भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर अगर लगी होगी तो अच्छी बात, नहीं लगी होगी तो आप देख लेंगे थोड़ा सा। तो वीणा पाणी, सरस्वती माता जो होती हैं, इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है? वीणा होता है। तो वीणा पाणी, तो इसलिए सरस्वती जी को बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आप बहुत ढंग से समझना, सुलोचना में लेता हूं, सुलोचना। अब यहां पर सुलोचना क्यों है? तो सुलोचना में तो वैसे इसका अर्थ क्या होगा? सुंदर लोचन वाली, ठीक है। तो सुंदर लोचन वाली, अब यानी कि सुंदर लोचन मीन्स क्या होता है? आंखें, नयन, ठीक है। तो सुंदर आंखों वाली कौन थी? तो यहां पर देखो, कुछ लोग दो तरह से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि सुंदर लोचन है जिसके, अगर हम बात करें तो वहां पर फिर तीसरा अर्थ चला जाएगा, ठीक है। अब सुंदर लोचन वाली, अब यहां पर एक बात की जाए तो सु मतलब सुंदर, लोचन माने नयन, आंखें, तो यहां पर विशेषण विशेष का भाव आ रहा है। लेकिन एक तरह से सुलोचना जो है नाम था, और वो नाम जिसका था, इसीलिए हम यहां पर सुलोचना को जो लगाएंगे वो बहुब्रीहि समास लगा देंगे, ठीक। तो सुलोचना कौन थी? मेघनाद की पत्नी, मेघनाद की पत्नी, ठीक है। तो मेघनाद की पत्नी ये कौन थी? सुलोचना थी, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे बहुब्रीहि समास, ना कि कर्मधारय समास। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं और आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखो बताया। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब है लंबा उदर है किसका? तो कौन है भाई? गणेश भगवान, ठीक। तो श्री गणेश, श्री गणेश। उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो गणेश भगवान का पेट थोड़ा, उदर थोड़ा लंबा है, इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। तो लंबोदर हम बोलते हैं गणेश भगवान को। तो इसमें लंबा उदर ये दोनों प्रधान नहीं हुए, प्रधान हो गया तीसरा गणेश जी, इसीलिए यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समास को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आता है तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट में जरूर बता देना, कोई गलती भी हो तो उसे भी बता सकते हैं आप कमेंट में। और साथ ही साथ जो भी पिछले वीडियोस हैं तो प्लीज़ आप उनको जरूर देख लीजिए, उनको देखेंगे तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। इतिहास के मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, वो भी जितने भी धार्मिक सामाजिक आंदोलन हैं 19वीं शताब्दी के, उनको एक्ट भी जो कानून बने थे उस समय समाज और धर्म के सुधार के लिए, तो उन सभी को आप जो है पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ एक बात और, ये तो मैं आपको जो भी समय मिल पाता है ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। आप यदि हमारे ऑफलाइन बैचेज में आना चाहते हैं तो आप बीघापुर, उन्नाव, ठीक, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में बीघापुर तहसील उन्नाव जिला पड़ता है, वहाँ पर हमारे संस्थान के द्वारा ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं। बीघापुर आप आ सकते हैं, अच्छे तरीके से हमारी पूरी टीम के माध्यम से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।